नमस्ते सभी स्टूडेंट्स। देखो, अपना सामाजिक में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था 8th में, और उसका हम पहला वीडियो बना चुके हैं। उसमें अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने यहीं छोड़ा था उसको। ठीक है, तो आप सब अपनी किताब निकाल के बैठें और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलो देखो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने भूमि पढ़ी, मृदा पढ़ी और जल पढ़ लिया। 3 चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन क्या होते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जो भारत के पूर्वी हिस्से हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में बांस ज़्यादा होता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। ये खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो होता है वो रेशम कीड़े होते हैं, कीट उनसे प्राप्त करते हैं। अध्यापिका ने स्पष्ट किया, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। शहतूत के पेड़ होते हैं, उस पर रेशम कीट पाले जाते हैं। ये देखो चित्र में देख रहे हो, ये रेशम कीट है, ये बनाते हैं, ये शहतूत का पेड़ है। ओके, फिर देखो, बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। तो बच्चों के बात समझ में आई कि पौधे जो होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। अंडरलाइन करो, जैवमंडल किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। मेरा पेन चल नहीं रहा है देखो अभी चलेगा। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े रहते हैं। ऐसे सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। जैवमंडल सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, बहुत से इसमें भी आश्रय प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। मृदा की सुरक्षा कैसे करते हैं वे? पेड़ पौधे। पेड़ की, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को रोके रखती है और बहने से बचाती है। ओके, और मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं। ये पेड़ों का उपयोग है जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। वन्य जीवन में जो वन में रहते हैं, जैसे जंतु है, पक्षी है, कीट हैं, जलीय जीव रूप में आते हैं। इनमें हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, ऊन मिलती है। कीट जैसे कीट मतलब कीड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी है, हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया हमें भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। मतलब ये जीव जंतु और ये कीट सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे गिद्ध जो होता है मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, तो उससे हमारा पर्यावरण ठीक हो जाता है ना, दुर्गंध नहीं फैलती। वैसे अब क्या है, गिद्ध आपने बहुत कम देखे होंगे, इनकी प्रजाति क्या है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो हमारे पारितंत्र को संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आ गया प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और
टुंड्रा। 4 तरह की वनस्पतियाँ होगी पूरे विश्व की, ठीक है। वन तो आप जानते हो, घास भी जानते हो, घास से भी बहुत तरह की प्रकार की होती है, देखेंगे आगे। गुल्म झाड़ियों को कहते हैं, ठीक है ना। और टुंड्रा वनस्पति भी होती है जो कहाँ पाई जाती है, बर्फीले इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। हम देखते हैं आगे सबको विस्तार से। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आगे क्या सब, ये लो आगे, बहुत अच्छे। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा अच्छी होती है वहीं जंगल ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है यानी नमी कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता भी कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों यानी घास के मैदानों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता को हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। अर्थात जहाँ पानी ज़्यादा बरसेगा वहाँ वन ज़्यादा होंगे, पेड़ बड़े बड़े होंगे, पत्तेदार होंगे और घने होंगे, ठीक है। जहाँ बरसात थोड़ी कम होती है वहाँ पेड़ थोड़े छोटे होते हैं, पत्तियाँ छोटी होती है और क्या होती है, उन पेड़ों का आकार भी छोटा होता है, सघनता कम होती है। और जहाँ बिल्कुल ही बरसात नहीं होती, शुष्क होते हैं, वहाँ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़मीन में गहराई तक जाती है। उनमें कटीली झाड़ियाँ उगती है, जैसे रेगिस्तान, ठीक है, वहाँ बारिश कम होती है इसलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे मिलती है। ओके बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम। और टुंड्रा वनस्पति क्या होती है, जो ध्रुवीय प्रदेश हो, जो ठंडे हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए जाते हैं। विश्व भर के वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या करते हैं लोग बाग, खेती करने के लिए, रहने के लिए उन जंगलों को काट रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वन समाप्त होते जा रहे हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करें। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो उनमें तेज़ी से कमी आएगी क्योंकि लोग वनों को काट रहे हैं, शिकार करते हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। तो उससे क्या है, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें कमी आ गई है। पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया जाता है। जैसे जो पशु होते हैं ना कई तरह के, जैसे ये हिरन है, इसके जो सींग है ये भी बिकते हैं, कोई इसकी खाल को बेच देता है, हाथी को मार देते हैं उसके दांत बेच देते हैं, भालू को मारते हैं उसके नाखून बेचते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं, ऐसे अवैध काम है ये, पशुओं को मारते हैं और उनके जो नाखून, खाल और सींग वगैरह, चमड़ी को, इनको सबको बेच करके हैं और इनका शिकार करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बक है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है, हिम तेंदुआ है, शुतुरमुर्ग है और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, यानी हम लोगों को जागृत करें, बताएं, सिखाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जा कर के उनको जो मारने की जो कोशिश करते हैं उनमें रुकावट आ सकती है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये चित्र जो देख रहे हो कुछ न्यूज़पेपर के चित्र हैं जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण, जंगलों आदि की ऐसे जो घटनाएं हैं कई सारी इसमें
दे रखा है। ठीक है, आगे आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, आगे क्या सबने निकाल लिया सर, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए, खत्म ही हो गए, या विलुप्त होने की कगार पर है। प्रादेशिक सामूहिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ऐसा करके हम उनको बचा सकते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। जैसे भारत में शेरों को नहीं मार सकते, चीतों को, हिरणों को, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, अवैध है। इनको मारने पर सजा भी हो सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये इसकी फुल फॉर्म है ना, की स्थापना की गई थी, जिसमें प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की गई थी। इसी सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, फिर देखो आप, यहाँ कुछ शब्दावलियाँ दी गई है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं देख लेते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता को रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ये चीतल क्या होते हैं जानते हो बच्चों, हिरण जैसे ही होते हैं, उनको चीतल कहते हैं। ठीक है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, तो उसका ये चित्र है। ये जैवमंडल निश्चय किसे कहते हैं, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षी क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं कि आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनको बचाया जा रहा है। ओके, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और इसका हम जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF बना करके ग्रुप में भेज दी जाएगी। एक बारी आप क्या करेंगे, इस अध्याय को बहुत अच्छे से एक बारी फिर पढ़ेंगे, है ना, रीडिंग लगाएंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसका चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया। होमवर्क आप बराबर करते रहना। किताब जिसके पास नहीं है वो किताबें खरीद लो, कॉपियाँ ले आओ, कॉपियाँ बना लो, ठीक है ना, और उसमें निरंतर प्रत्येक सब्जेक्ट का कार्य आप करते रहो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।